हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पी ब्लॉक लेक्चर देख रहे हैं, पी ब्लॉक का है ना, जो इनऑर्गेनिक का है। पिछले लेक्चर हम लोग देखे थे कि H2O जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन आपका H2S जो है गैस अवस्था में पाया जाता है, गैसेस स्टेट में पाया जाता है। उसका कारण हम लोग देखे थे। और इसके अलावा फिर देखा गया था O3 को पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। और इसके अलावा और पढ़े थे हम लोग, आपको याद होगा कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे एक न्यू चीज़ देखेंगे, जैसे सी का मतलब होता है समुद्र। तो समुद्र को याद रखेंगे, समुद्र को हैलोजन का मुख्य स्रोत माना जाता है। हैलोजन मतलब समझ में आता है, ये आपका हैलोजन है, यानी कि 17th ग्रुप एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल में जो 17th ग्रुप में आता है उसको हैलोजन कहा गया है। 17 नंबर ग्रुप में जो आएगा उसको क्या कहा गया, हैलोजन। हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट, लवण बनाने वाला तत्व। तो हैलोजन के अंदर जो आते हैं वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसको हैलोजन कहा गया है। फ्लोरीन को छोड़कर बाकी ये तीन जो है आपका, बाकी ये तीन जो है, ये जो है सी समुद्र में पाए जाने, मतलब ये इसको हम लोग जो है बोल सकते हैं समुद्र को हैलोजन का मुख्य स्रोत कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है आपका 5 मार्क्स में, ठीक है। बोर्ड पूछता है कि समुद्र को हैलोजन का मुख्य स्रोत माना जाता है, क्यों, क्या कारण है। क्या कारण है कि हैलोजन को आपका जो है मुख्य स्रोत माना जाता है, हैलोजन का जो है मुख्य स्रोत समुद्र माना जाता है, क्यों। तो ये आपको पता है समुद्र जो है, समुद्र में जो है आपका जो है NaCl। तो आप बोलिएगा कि एटॉमिक फॉर्म में रहता होगा हैलोजन, जैसे इसको छोड़ के, फ्लोरीन को छोड़ के, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भारी मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये हैलोजन जो है एटॉमिक फॉर्म में रहता होगा, नहीं, कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। कंबाइंड याद रखेंगे, एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। कंबाइंड मतलब संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, मतलब कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कर्नालाइट हो गया और चिली सॉल्ट फिटर, जिसको KNO3 बोल सकते हैं, या NaNO3। तो वहाँ उसमें भी कुछ प्रतिशत होता है, 0.5% या कुछ होता है। और दूसरी बात है कि जो NaCl है, अब NaCl को लें तो समुद्र में आपको पता है नमकीन पानी होता है। तो वहाँ पे क्या है, नमकीन होने के कारण क्या है, वहाँ लवण है। लवण मतलब क्या है, NaCl भरपूर मात्रा में। तो समुद्री जल में NaCl भरपूर मात्रा में है। तो कहने का मतलब ये Cl क्या है, Cl आपका हो गया हैलोजन हो गया। क्या हो गया, हैलोजन हो गया। तो कहने का मतलब ये जो है सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम के साथ कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, जैसे मैग्नीशियम के फॉर्म में लेंगे तो MgCl2 के फॉर्म में पाया जाएगा, CaCl2 पाया जाएगा, MgI2 के फॉर्म में पाया जाएगा, Mg और Br2 के फॉर्म में पाया जाएगा। तो कंबाइंड फॉर्म में जो है समुद्र में, और ये आपका वाटर में मतलब आसानी से डिजोल्व हो जाता है। तो समुद्र को हैलोजन का मुख्य स्रोत इसलिए कहा जाता है क्योंकि समुद्री जल में आपका जो है सबसे पहली बात है NaCl जो है 2.5% होता। कहने का मतलब समुद्री जल में आपका जो है NaCl का मात्रा ज़्यादा है। तो NaCl, Na सोडियम हो गया, अल्कली मेटल, और यहाँ पे Cl हो गया, हैलोजन हो गया। उसी प्रकार आपका जो है आगे यदि हम लोग बढ़ेंगे तो बहुत सारे से कार्नालाइट उसमें भी आपको पाया गया है। दूसरी बात है जो आपका सीवीड्स होता है, सीवीड्स का मतलब समुद्री जो पौधे होते हैं उसमें आपका जो है पाया जाता है आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। तो कहने का मतलब इस तरह से आयोडीन है, ब्रोमीन है और क्लोरीन है, ये सारे जो है कंबाइंड फॉर्म में जो है समुद्र में पाया जाता है।
सी में पाया जाता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हैलोजन का मुख्य स्रोत क्या होता है, समुद्र होता है। क्योंकि वहाँ पे आपका जो है क्लोरीन भी पाया गया है, ब्रोमीन भी पाया गया है, आयोडीन भी पाया गया, अलग अलग मतलब कंपाउंड के फॉर्म में ये पाया गया है। तो इसलिए समुद्र को क्या बोल सकते हैं आप, मुख्य स्रोत बोल सकते हैं। किसका? हैलोजन का मुख्य स्रोत बोल सकते हैं। तो इस तरह की बात है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सी को, सी मतलब समुद्र, सी को हम लोग हैलोजन का मेन सोर्स मानते हैं, यानी कि मेन सोर्स ऑफ हैलोजन, मेन सोर्स ऑफ हैलोजन माना जाता है। इसका कारण क्या है? तो कारण यहाँ पे पूछ रहा है, ये 5 मार्क्स के होते हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ता है थोड़ा सा कि कौन सा कितना मात्रा में पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा हैलोजन को मतलब समुद्र का मतलब समुद्र को हैलोजन का मुख्य स्रोत क्यों माना जाता है, ये आपको पता चल गया है, क्लियर हो गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं हम, है ना, लैंग्वेज में बता देते हैं आपको। और ये 5 मार्क्स के रहते हैं। कितने रहते हैं? 5 नंबर में रहते हैं कि भाई हैलोजन को समुद्र के मुख्य स्रोत या समुद्र को हैलोजन के मुख्य स्रोत क्या माना जाता है, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है। तो इसको हम समझाएंगे। ठीक है, अभी तो आपको एक तरह से बता दिया गया हैलोजन मतलब आपको समझ में आ गया। किसको बोल रहे हैं हैलोजन का? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन है। तो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसको छोड़ के बाकी जो ये सारे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भारी मात्रा में पाया जाता है समुद्र में। सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है क्लोरीन, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाया जाता। हैलोजन कभी एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाया जाता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, चूँकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब अन्य एलिमेंट, अन्य तत्व के तुलना में। तो चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं कि भाई सी को, समुद्र को हैलोजन का मुख्य स्रोत क्यों माना जाता है। वैसे तो आप समझ में आ गया होगा आपका, लेकिन अभी जो है इसको लैंग्वेज में थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉपी कलम निकालिए फटाक से और शुरू हो जाइए मेरे साथ। आइए, चलिए आ जाइए। तो हम लोग जो है अभी जो पढ़ाए थे, अभी जो आपको समझा रहे थे इसके पहले, उसको लैंग्वेज में लिख दिए। ठीक है, आपका आसान हो गया, आसानी से क्या एग्जाम यदि पूछेगा तो लिख सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड पूछ चुका है, ये भी क्वेश्चन इस तरह से पूछ चुका है। यदि टॉपिक वाइज पढ़ाते, टॉपिक लिखते तो क्या लिखते कि समुद्र को हैलोजन का मुख्य स्रोत कहा जाता है, यानी कि आयोडीन मतलब हैलोजन का स्रोत के बारे में बताएं, या फिर हैलोजन के स्रोत हैं, उसके बाद उसको लिखते। यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन बना दिया आपको। तो जिस तरह से हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक वैसे ही आपको बोर्ड भी पूछेगा। जैसे हम यहाँ बोले सी इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ सम हैलोजन्स कमेंट। तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, यदि हम क्वेश्चन जो बनाते हैं या फिर देंगे आपको एग्जाम के लिए, तो क्वेश्चन जो असाइनमेंट दिए जाएंगे आपको, फाइनल असाइनमेंट दिए जाएंगे आपको, उस असाइनमेंट में आप देखेंगे, आप पाएंगे कि जैसा लिखा हुआ है मेरा, जिस तरह से हम लिखे हैं क्वेश्चन, ठीक वैसे ही बोर्ड भी पूछता है। क्वेश्चन में भी डिफरेंस आपका नहीं आएगा, जैसे लिखा हुआ वैसे आएगा। इसलिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत करते रहे मेरे साथ, आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि हर तरीका से जैसे पूछो वैसे बताया जा रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी क्वेश्चन पूछे। और अभी हमें फोकस करना है किस पर? एग्जाम पे फोकस करना है। एग्जाम पे फोकस करना है मतलब हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो ज़्यादा करना है एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि समय देखिए कितना जल्दी जल्दी निकल रहा है, समय का रफ्तार बहुत ज़्यादा है। और जितना पढ़ा दिया गया है उसका रिवीजन आप खुद से, सेल्फ स्टडी जिसको बोलते हैं, वो करते रहे। मतलब रिवीजन रोज होना चाहिए हर एक चैप्टर का। जितने चैप्टर पढ़ा दिया गया है आपको समझ में यदि आ गया तो उसको एक बार सोने से पहले उलट के देख लें, सॉलिड स्टेट में क्या क्या पढ़े थे, सॉल्यूशन में क्या आया था, अरे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, अरे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका सूत्र क्या है, उसका कांस्टेंट क्या आया था, उस कांस्टेंट का नाम क्या है। मतलब दिमाग में हजारों क्वेश्चन होने से पहले आपको उठना चाहिए, और तभी आपके दिमाग में रहेगा कोई भी चीज जब उसको आप रोज देखोगे। रोज देखने का मतलब है जो आप पढ़ चुके हैं उसको क्या करें, एक बार सोने से पहले एक बार देख लें, या दिन में कभी भी जितने भी चैप्टर आप पढ़ा देना और पढ़ लेना अलग बात है। पढ़ा देना
और पढ़ लेना अलग बात है, खोपड़ा में रखना अलग बात है। तो इसमें भेजा में रखने के लिए आपको रोज उसको देखना ही पड़ेगा, एक नज़र देखना ही पड़ेगा उसको। मतलब अभी एग्जाम आपके आ रहे हैं बहुत जल्दी, इसलिए आप अलर्ट कर रहे हैं आपको कि जो भी चीज़ें पढ़ा दिया गया है, जो भी चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, चाहे जो भी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जो भी लिए हुए आप, उसको एक बार देखने बोल रहे हैं, पढ़ने नहीं बोल रहे हैं आपको। अब तो पढ़ चुके हैं, बहुत सारी बात याद भी है, तो उसको रोज एक बार देखिए, उलट के एक बार रोज देखें। इससे होगा कि आप भूलेंगे नहीं। और आप सोचे कि नहीं एक ही बार एग्जाम आएगा तो पूरा रात भर पढ़ के हम एग्जाम दे देंगे, आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। क्योंकि 2 साल का मेहनत का फल, 2 साल का मेहनत आपको 3 घंटा में आजमा लेगा, कितना मेहनत किए थे। तो पढ़ाई लिखाई जो होता है ये हंसी खेल की बात नहीं है, ये एक तपस्या है, एक त्याग है। स्टडी को जो जिस तरह से आप लोग लेते हैं वैसा है नहीं। स्टडी एक त्याग है, तपस्या है। ज्ञान को वर्धन करने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। तो उसी तरह चाहे जो भी क्षेत्र, जो भी फेनोमेना हो रहे हैं, जो भी साइंस आप पढ़ रहे हैं, जो भी घटनाएं पढ़ रहे हैं, उसके बारे में यदि कुछ नॉलेज आपको रखना है तो उसके लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा। मतलब आपको स्टडी दिल और जान से करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होता है। एक चीज़ आपको बता दी कि सोने से पहले आप एक बार दिमाग में रिवाइज करें कि आज दिन भर में क्या क्या पढ़े थे, क्या क्या फार्मूला आया था, क्या क्या डेरिवेशन। मैंने डेरिवेशन जो होता है, जैसे आपका सॉल्यूशन चैप्टर का जितने भी डेरिवेशन है, यदि दिन भर में एक बार उसको बना लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। सॉलिड स्टेट का चैप्टर का जो भी मतलब पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह है, उसको एक बार यदि हम देख लेंगे, रेडियस वगैरह इसका इतना होता है, इसका इतना होता है, या दीवार आपके तो होंगे बहुत, दीवार तो पूरा खाली है आपका, जहाँ पे रहते हैं आप उस दीवार में कागज में लिख के साथ सभी जगह चिपका दें। ये खाली दीवार क्या करेगा, ताकि नजर अच्छा। पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ किसका है, फेस सेंटर का है। या फिर उसका रेडियस बराबर कितना होता है, एज लेंथ बराबर क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है। तो इस तरह से यदि जब तक आप में पागलपन नहीं आएगा, जब तक आपके दिमाग में जब आप पागल नहीं होंगे, तब तक नॉर्मल इंसान देखिए कुछ अलग नहीं कर पाता है। नॉर्मल इंसान कुछ अलग कभी नहीं कर सकता है। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, या फिर उसका जो है अंदर तक जाने के लिए, या फिर हमेशा याद रखने के लिए, या कुछ अलग करने के लिए पागल बनना जरूरी होता है उस काम के लिए। रात और दिन एक हो जाना चाहिए। कब रात हो रहा है कब दिन नहीं। आपको देखिए सोने से मतलब क्या है, आपको बता दें कि सोने का मतलब है कि आपको जो है 24 घंटा में 8 घंटा कभी भी सो लें। दिन में सो के पूरा है या फिर रात में सो के पूरा है, ओनली 8 घंटा, 8 घंटा से ज़्यादा नहीं। मतलब 8 घंटा आप छोड़ दीजिए सोने के लिए, और 3-4-5 घंटा और अदर काम के लिए छोड़ दें। लेकिन आपको 10 से 12 घंटा रोज पढ़ाई करना है, रोज स्टडी करना है, पागल हो जाना है। रात हो या दिन हो, आपको समझ में नहीं आया अभी रात है या दिन है। मतलब बॉडी को जो चाहिए बैलेंस करने के लिए, या फिर इसको रिलैक्स चाहिए, तो रिलैक्स के लिए आप 8 घंटा दे दिए आपको। उसके बाद का जो टाइम है फालतू कामों में कोई उपाय नहीं है। अभी भी अलर्ट हो जाइए, अभी भी अलर्ट हो जाए। मतलब देखिए, पास करना एक अलग चीज़ होता है, एक मेहनत करके पास करना अलग चीज़ होता है। पास करने की तो कोई भी पास कर जाएगा बोर्ड में। कभी कभी आप देखते होंगे बिहार बोर्ड में कोई कुछ नहीं जानता है, कुछ आता बजाता भी नहीं, वो फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया, वो मायने नहीं रखता है। यहाँ फेल पास की बात नहीं, आप पास कर जाओगे आराम से, वो उससे टेंशन नहीं। आपको नॉलेज कितना है उसके बारे में, क्या जानते हो। दूसरी बात है, यदि अभी से प्रैक्टिस करने का अभ्यास रहेगा, मतलब अभी से अभ्यास करने का आदत रहेगा, हैबिट रहेगा, तो इससे आगे आपको फायदा होने वाला है। जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे, उसमें 18 घंटा भी आपको कम लगेगा। जब लाइफ के लिए किसी मंजिल को प्राप्त करने के लिए जब हम लोग भिड़ते हैं, तो होता क्या है कि रात दिन समझ में नहीं आता है, समय कम पड़ जाता है। तो अभी से यदि आपको आदत है पढ़ने की, तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। चूँकि मेन जो लड़ाई है इसके बाद है, +2 के बाद ही मेन लड़ाई शुरू होता है कंपटीशन का। जितने लोग भी जो बिजनेस करना मतलब जॉब करने वाले हैं या जॉब चाहेंगे, तो अभी से बेस बना के रखिए। हर क्षेत्र में, जैसे साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें पकड़ होना चाहिए।
मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसका पकड़ होना चाहिए, बायोलॉजी को पढ़ रहा है बायोलॉजी में पकड़ होना चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में पकड़ होनी चाहिए। ये नहीं कि परीक्षा को किसी प्रकार पास करने के लिए पढ़ रहे हो तो फायदा नहीं है, पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि टाइम जा रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा तो कम जा रहा है, टाइम जा रहा है आपका। तो इस तरह की बात है। तो सोच को बदलिए और हमारे अंदर जो है हर तरह की क्वालिटी जो है, हर तरह का जो है क्वालिटी भरा हुआ है, पहचानने की ज़रूरत है। इसके पास सब सॉल्यूशन है, सब चीज़ का समाधान हमारे खोपड़ी में है। अब उसको यूज करने जानिएगा तब ना। यूज करने तो समय का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, समय को हम लोग कैसे यूटिलाइज करें। दूसरी बात है अपने आप को कैसे पहचाने, आपका जो रियल एनर्जी है, रियल टैलेंट है कैसे पहचाने। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा सुपर पावर वाला एनर्जी हमारे अंदर है, लेकिन उस एनर्जी को हम जगाते नहीं हैं। एनर्जी जिस दिन जगा देंगे, पागलपंती आ जाएगा हमें, उस दिन कोई भी काम संभव होगा, असंभव कभी नहीं होगा। असंभव आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं। यदि आपके दिमाग में असंभव आ रहा है कि हमसे नहीं होगा, ये है वो है, तो गलत चीज़ है। नहीं, हमेशा पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और हमेशा ध्यान रखेंगे जो भी करेंगे मन से करेंगे। आप में एक त्याग होनी चाहिए उस काम के लिए, और उसके बाद खुशी होनी चाहिए, खुशी खुशी करनी चाहिए। कोई भी काम हो खुशी खुशी करनी चाहिए, जैसे पढ़ाई करें तो खुशी होकर करनी चाहिए, आपका ड्यूटी। तो बोर्ड में अच्छा दिखाना आपको इस बार 2021 के एग्जाम में, तो अभी भी समय है, अभी भी अलर्ट हो जाएं। जो बच्चे का चैप्टर कंप्लीट नहीं है, यूट्यूब में डाला हुआ है, जल्दी से कंप्लीट करें या फिर बात करें, जो भी चीज़ें। मतलब प्रैक्टिस आपका रेगुलर होना चाहिए। रात दिन से मतलब आपको नहीं है कि रात हो गया अब तो सोने का टाइम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। तो ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि समुद्र कुछ हैलोजन यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि फ्लोरीन को छोड़ देते हैं, फ्लोरीन को नहीं लेते हैं, तो क्या क्लोरीन बचा, ब्रोमीन बचा, आयोडीन बचा, इसलिए कुछ लगा दिया गया है। तो सी इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ सम हैलोजन्स। कमेंट, कमेंट का मतलब टिप्पणी कीजिए, है ना। कमेंट का मतलब हिंदी क्या होता है, टिप्पणी करना। जैसे कोई जा रहा है, आप कुछ बोल दिए, क्या हुआ, कमेंट हो गया, बोलते ना कमेंट कर दिया। समुद्र कुछ हैलोजन के मुख्य स्रोत हैं, टिप्पणी कीजिए। तो ये क्यों मुख्य स्रोत कहा जाता है, क्योंकि समुद्र का जो पानी है उसमें क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, सोडियम आयोडाइड पाया जाता है, सोडियम ब्रोमाइड पाया जाता है। फिर उसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड पाया जाता है समुद्र के पानी में। तो सबसे पहला बात बोलिएगा कि समुद्र का जो जल होता है, सी वाटर जो होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, मतलब क्या क्या बोल सकते हैं, सी वाटर कंटेन्स क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है। तो कंटेंट क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स ऑफ किसका, सोडियम। जैसे आप बोल सकते हैं यहाँ पे सिंपल भाषा में NaCl पाया जाता है, NaBr पाया जाता है, NaI पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम ले लें मैग्नीशियम तो MgCl2 पाया जाता है, MgBr2 पाया जाता है, MgI2 पाया जाता है। इसके अलावा लें तो CaCl2 पाया जाता है। उसके बाद बोल सकते हैं CaBr2 पाया जाता है एंड CaI2 पाया जाता है। तो ये सारे जो हैं समुद्र के पानी में, यही बात यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज में, यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है। इसको ऐसे भी, समुद्र जल में क्या पाया जाता है, जैसे कि क्लोराइड हो गया, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, Cl फॉर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आयोडाइड पाया जाता है। किसका, सोडियम, किसका क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड पाया जाता है, सोडियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का। तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का जो है क्या क्या पाया जाता है, क्लोराइड्स पाया जाता है। तो सोडियम, याद रखिए समुद्र के जल में सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स पाया जाता है समुद्री जल में, याद रखिएगा। जिसको आप बोल सकते हैं NaCl, है ना, NaBr, NaI, CaCl2, CaBr2, CaI2। तो इसको क्या बोलेंगे समुद्री जल में, याद रखेंगे सी वाटर में, मतलब सोडियम, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के क्लोराइड, ब्रोमाइड एवं आयोडाइड पाया जाता है। सिमिलरली यही लिखा हुआ है, सी वाटर कंटेन्स क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स ऑफ सोडियम,
potassium and magnesium and calcium. Okay, NaCl is the most abundant 2.5% by mass. इसका मतलब होता है 100 ग्राम यदि वाटर लेंगे, 100 ग्राम यदि पानी लेंगे समुद्र का, इसका मतलब 2.5% बाय मास। आपको सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया गया था, वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब पढ़ाया गया था। उसके अनुसार देखा जाए परसेंटेज का मतलब 100, मतलब 100 ग्राम। मास बोल दिए तो मास किस में रहता है, ग्राम में रहता ना। मतलब 100 ग्राम यदि समुद्र का जल लेंगे आप, 100 ग्राम समुद्र का पानी यदि आप लेते हैं तो उसमें 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम उसमें NaCl होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा खारा होता है। कभी पी के देखेंगे समुद्री पानी, बहुत ही खारा होता है। यदि उसमें आप नहाएंगे तो आपका बॉडी का स्किन थोड़ा बदल जाएगा, है ना। इसलिए कुछ क्रीम लगा के या फिर जो होता है आपका लोशन, बॉडी लोशन वगैरह लगा के नहाया जाता है उसमें। तो याद रखिएगा कि 100 ग्राम यानी कि 2.5% बाय मास का मतलब होता है, 2.5% बाय मास का मतलब होता है कि 100 ग्राम यदि हम समुद्री जल लेते हैं, 100 ग्राम सी वाटर लेंगे तो उसमें 2.5 ग्राम क्या पाया जाता है, NaCl पाया जाता है। तो ये प्रचुर मात्रा में समुद्र की जल में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाने वाला है वो है आपका NaCl है, NaCl। इसलिए समुद्री जल को हम लोग क्या करते हैं, पानी को सुखा देते हैं, वेपोराइज कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, NaCl का क्रिस्टल प्राप्त होता है, रबा प्राप्त होता है। ओके, तो 2.5% बाय मास अमॉन्ग ऑल ऑफ दीज। तो जितने भी है मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड हो, पोटेशियम क्लोराइड हो, कैल्शियम क्लोराइड हो, सबके तुलना में सबसे ज्यादा समुद्री जल में NaCl पाया जाता है। याद रखेंगे इसका वैल्यू कितना, 2.5% बाय मास। ओके, सर्टेन फॉर्म्स ऑफ, उसके अलावा सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मैरीन लाइफ। मैरीन लाइफ का मतलब समुद्री जीव होता है। मैरीन लाइफ का मतलब क्या होता है, समुद्री जीव, समुद्र में जो जीव रहते हैं। ओके, क्या लिखा हुआ है, सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मैरीन लाइफ। सर्टेन फॉर्म्स का मतलब कुछ जो है समुद्री जीव होता है, यह समुद्री जीव तंत्र होता है। कंटेन्स आयोडीन इन द सिस्टम। तो बहुत सारे समुद्री जीव हैं जिसमें आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जैसे हम लोग आदमी है तो हम लोग के अंदर क्या है, मांस के अंदर क्या है, हड्डी है। तो हड्डी किसे बना है, कैल्शियम से। किसे बना है, कैल्शियम है, फास्फोरस भी होता। तो कहने का मतलब कुछ समुद्री जीव ऐसे होते हैं जिसमें आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। तो याद रखिए, सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मैरीन लाइफ, सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मैरीन लाइफ कंटेन्स आयोडीन इन देयर सिस्टम। उसके तंत्र में क्या पाया जाता है, उसके सिस्टम में, निकाय में, तंत्र में क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। ओके, वेरियस सीवीड्स, यहाँ पे सीवीड्स आया। सीवीड्स का मतलब समुद्री पौधे। अभी तो जीव के बारे में देख रहे थे, तो कुछ कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसके तंत्र में आयोडीन पाया जाता है। समुद्र के कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ समुद्री जीवों के तंत्रों में क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। इसके अलावा सीवीड्स, सीवीड्स का मतलब पौधे होते हैं, समुद्री पौधे। सीवीड्स का याद रखिएगा, सीवीड्स मीन्स समुद्री। तो वेरियस का मतलब बहुत से, वेरियस का मतलब बहुत सारा, बहुत से। तो वेरियस सी, तो बहुत सारे समुद्री जो पौधे होते हैं उसमें आयोडीन कितना पाया जाता है, 0.5%। बहुत सारे समुद्री जीवों में, पौधों में कितना परसेंट, याद रखेंगे परसेंटेज। NaCl का परसेंट कितना है, 2.5% बाय मास। फिर जो समुद्री जीव, समुद्री पौधे होते हैं उसमें आयोडीन का मात्रा 0.5%, 0.5% आयोडीन पाया जाता है। एंड चिली सॉल्टपीटर कंटेंट्स, चिली सॉल्टपीटर कंटेंट। अब यहाँ पे आया चिली सॉल्टपीटर, तो चिली सॉल्टपीटर का सूत्र आप यदि बोलेंगे क्या होता है, तो याद जैसे आपका KNO3 है या फिर NaNO3, ये सारे चीज को कहा जाता है चिली सॉल्टपीटर। ओके, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट। ऑर्डिनरी जो है शुरू में जो बोला जाता था, चूंकि चिली का माइन होता है उसमें ये पाया जाता है। KNO3 बोलिए, NaNO3, इसको चार्ल्स सॉल्टपीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ल्स सॉल्टपीटर बोलते हैं, या चिली सॉल्टपीटर भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग, क्या याद रखना है आपको। नेक्स्ट है चिली सॉल्टपीटर कंटेन्स 0.2% ऑफ KClMgCl2 इसको कर्नालाइट। तो जो आपका चिली सॉल्टपीटर होता है उसमें 0.2% पाया जाता है कर्नालाइट। कर्नालाइट में देखिए यहाँ पे Cl क्या है, Cl यहाँ पे क्या है, हेलोजन है। Cl यहाँ पे क्या है, हेलोजन है। आयोडेट्स एंड सॉल्ट etc आर प्रेजेंट इन द डिपोजिट ऑफ ड्राइड ऑफ सी। तो मान लीजिए समुद्र का कोई इलाका सूख गया
तो वहाँ पे आयोडाइड पाया जाता है, मतलब आयोडीन कंपाउंड से कंपाउंड पाए जाते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें आयोडीन पाए जाते हैं उसको आयोडाइड बोलते हैं। लवण, सॉल्ट का मतलब क्या है, लवण यानी कि NaCl का ढेर लग जाता है। तो समुद्री का कोई भाग यदि ड्राइड हो गया, सूख गया, तो वहाँ पे आयोडाइड प्राप्त कर सकते हैं और आपका लवण प्राप्त कर सकते हैं। लवण का मतलब यहाँ पे है NaCl है, क्या है, NaCl। समझ गए ना। अब इतने सारे फॉर्म में यहाँ पे आयोडीन पाया जा रहा है, क्लोरीन पाया जा रहा है, तो इसलिए इसको क्या माना गया है। और आपको समुद्री जल में तो आपको शुरू में बता दिए कि मतलब सोडियम क्लोराइड होता है, ब्रोमाइड होता है और आयोडाइड वगैरह होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, कैल्शियम, पोटेशियम। तो कहने का मतलब समुद्री जल में ये सब तो पाया जाता है, लेकिन आयोडीन की बात करें। और देखिए इससे एक क्वेश्चन और मान बोला गया है कि समुद्री पौधों में आयोडीन पाया जाता है। समुद्री पौधों में क्या पाया जाता है, आयोडीन, है ना। एक्सप्लेन कीजिए। तो समुद्री पौधों में पाया जाता है, वो आपको बता दिए, सी बीड्स में पाया जाता है। कितना परसेंट, 0.5% आयोडीन पाया जाता है। तो घुमा फिरा के एक ही बात है, कैसा भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा आप इसको लिख देंगे, ठीक है। कि समुद्री जल को हैलोजन का मुख्य स्रोत माना जाता है, क्यों, है ना, कैसे बताइए। या फिर आयोडीन का मुख्य स्रोत माना जाता है, सबसे ज़्यादा आयोडीन आपका समुद्री जल में पाया जाता है, कैसे। तो देखिए समुद्री वाटर में कैसे रहता है, Na मतलब सोडियम आयोडाइड रहता है, मैग्नीशियम आयोडाइड रहता है, या फिर कैल्शियम आयोडाइड रहता है, पोटेशियम आयोडाइड रहता है। तो ये तो वाटर की बात हो गई। उसके अलावा आपका जो है कुछ पौधे होते हैं समुद्र में, कुछ पौधे, समुद्री पौधे होते हैं, उसके तंत्रों में आयोडीन पाया जाता है। समुद्री जीव कुछ होते हैं उसमें आयोडीन पाया जाता है। इसलिए आयोडीन का मुख्य स्रोत समुद्र ही बोल सकते हैं। ऐसा भी पूछ सकता है कि समुद्र को आयोडीन का मुख्य स्रोत क्यों पाया जाता है, या समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। तो इस तरह की बात है, तो सी वीड्स उसको बोलते हैं। तो इसमें जैसा भी क्वेश्चन पूछे आप इसको बता सकते हैं। अब देखिए इसका हिंदी देख लेते हैं हम लोग, ओके। क्या यहाँ पे समुद्री जल में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम तथा कैल्शियम, समुद्री जल में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के क्लोराइड, कैल्शियम के जैसे ये सब जो लिखा हुआ है वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज में, कि क्लोराइड, ब्रोमाइड एवं आयोडाइड, ये सारे जो लिखा हुआ है ये किस में पाया जाता है, समुद्री पानी में घुला हुआ है, ऑलरेडी समुद्री जल में घुला हुआ है। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा मात्रा जो है NaCl का है। सबसे ज्यादा मात्रा किसका है बच्चे, NaCl का है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, समुद्री जल में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के क्लोराइड, ब्रोमाइड एवं आयोडाइड उपस्थित होते हैं। इनमें से सबसे अधिक NaCl मतलब सबसे अधिक क्यों, क्योंकि 2.5% बाय मास प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इनमें से सब, ये सभी सारी चीज समुद्री जल में पाया गया है, याद रखेंगे। ये जितने भी यहाँ पे लिखा हुआ है सब समुद्री जल में पाया गया है। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा जो होता है NaCl किस में पाया, मतलब NaCl पाया गया। इनमें से सबसे ज्यादा कौन पाया गया, NaCl पाया गया, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कुछ समुद्री जीवों के तंत्र में आयोडीन होती है, कुछ समुद्री तंत्र है उसमें क्या होता है, आयोडीन होता है। बहुत से समुद्री पौधों में 0.5% आयोडीन होता है तथा चिली सॉल्ट पीटर में 0.2% आपका कार्नालाइट, इसको क्या पढ़ेंगे, KCl और कितना है 6H2, इसको कार्नालाइट पाया जाता है। तो कार्नालाइट में भी क्या है आपका, मतलब हैलोजन है, Cl क्या है। और शुष्क समुद्री क्षेत्रों में आयोडेट एवं लवण पाए जाते हैं। यदि समुद्र का कोई क्षेत्र सूख गया तो वहाँ लवण और आयोडेट का मतलब यहाँ पे हुआ कि वैसे कंपाउंड जिसमें आयोडीन प्रेजेंट हो उसको आयोडेट यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये कितने मार्क्स होते हैं, 5 मार्क्स में पूछने बच्चे। बोर्ड यदि पूछेगा कि समुद्र को हैलोजन का मुख्य स्रोत माना जाता है क्यों, तब बता सकते हैं क्योंकि ये सारे चीज जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये जल में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। लेकिन फिर आयोडीन का बात करें तो आयोडीन आपका समुद्री जो जीव होते हैं उसके तंत्र में पाया जाता है। और यदि आगे बात करें तो उसके जो पौधा होता है, समुद्री पौधे होते हैं, उसमें भी आयोडीन पाए जाते हैं। रही बात कार्नालाइट, तो कार्नालाइट में 0.2% क्या पाया जाता है, क्या बोलते हैं, जैसे चिली सॉल्ट पीटर की बात करें तो चिली सॉल्ट पीटर में जो है 0.2% आपका कार्नालाइट पाया जाता है। कार्नालाइट का सूत्र याद रख सकते हैं, KCl MgCl2 6H2O, KCl MgCl2 6H2O। तो इस तरह से एक स्टोरी टाइप का याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम देखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। तो चलिए इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें।
आए 2 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, है ना। तो एक क्वेश्चन है आपका कि फ्लोरीन का एनोमलस बिहेवियर के बारे में को समझाइए। आप एनोमलस बिहेवियर को समझाइए। जैसे कि आपको पता है कि 17 ग्रुप एलिमेंट में आपका हेलोजन आता है, और हेलोजन परिवार जो है, हेलोजन फैमिली जो है, उसमें से पहला सदस्य है फ्लोरीन। 17 नंबर ग्रुप में आप देखेंगे तो पहला ग्रुप में आता है आपका फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है आपका ब्रोमीन, तब आता है आयोडीन। ये 4 क्या है आपका हेलोजन है। तो उसमें से ये चारों में से आपका फ्लोरीन जो है असामान्य गुण को प्रदर्शित करता है। एनोमलस का मतलब होता है असामान्य। जैसे एक ही परिवार के लोग हैं तो सबका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन कभी कभी सबका प्रॉपर्टी सेम नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार 17 ग्रुप एलिमेंट में जो है, 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो हेलोजन है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। इनमें से सबसे अलग गुण जो प्रदर्शित करता है, यानी कि शो करता है, सबसे अलग डिफरेंट गुण को जो शो करता है, जिसको हम एनोमलस प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। एनोमलस का मतलब होता है असामान्य गुण, लिख लेंगे। एनोमलस का मतलब होता है असामान्य। तो जो आपका फ्लोरीन है सबसे अलग गुण को प्रदर्शित करता है। इसका कारण क्या है, कारण क्यों प्रदर्शित करता है, ये बताने बोल रहा है, क्यों समझाना है आपको कि इसका एनोमलस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बताइए। क्या क्या एनोमलस प्रॉपर्टी ये दिखा सकता है, असामान्य गुण क्या क्या होता है। जैसे कि वैलेंस, वैलेंस तो सबका सेम होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसका, 7 होता है। वैलेंसी होता है -1 होता है। ओके, तो ये तो सेम है और सबका सब 17 ग्रुप में आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन इसका एनोमलस प्रॉपर्टी क्या क्या है, क्या क्या जो है असामान्य गुण को प्रदर्शित करता है। कौन गुण है जो औरों से नहीं मिलता है और अदर हेलोजन से नहीं मिलता है, उन गुण के बारे में यहाँ पे बताने बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, एनोमलस प्रॉपर्टी में आप याद रखिएगा कि जैसे कि आपका ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन बताए थे, तो ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन में आप देखे होंगे फ्लोरीन एक ही ऑक्सो एसिड बनाया था, HOF। क्या बनाया था, HOF सिर्फ बनाया था। लेकिन इसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ढेर सारे आपका ऑक्सो एसिड बनाए थे, जैसे HOCl, HOClO2 ऐसे करके, HOClO3 ऐसे बनाया था। लेकिन आपका फ्लोरीन जो है, आप देखिएगा टेबल आपको बताए थे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन, उसमें आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन जो है मात्र एक ऑक्सो एसिड बनाता है जो है आपका HOF, लेकिन बाकी एक से ज़्यादा बना रहा है। तो असामान्य गुण हो गया ना, सेम ही परिवार का है, सब लोग जो है ज़्यादा ऑक्सो एसिड बना रहा है। ऑक्सो एसिड मतलब जैसे फ्लोरीन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड। क्लोरीन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा तो क्या बोलेंगे, ऑक्सो एसिड बोलेंगे। ब्रोमीन में आपका जो है या फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा तो क्या बोलेंगे, ऑक्सो एसिड। में यदि किसी एलिमेंट में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ओनली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ओनली हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसको ऑक्सो एसिड कहा जाता है। तो हम लोग फॉस्फोरस का देखे थे ऑक्सो एसिड और हेलोजन का देखे थे। तो याद रखिएगा कि सबसे पहला जो एनोमलस प्रॉपर्टी है किसका, फ्लोरीन का, वो है कि फ्लोरीन मात्र एक ऑक्सो एसिड बना सकता है। कितना, जो है HOF, क्या है HOF, बाकी एक से अधिक बनाता है। दूसरा एनोमलस प्रॉपर्टी है कि HF जो है, HF जो है आपका लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। HF जो है मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है आपका लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, लेकिन आपका हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, ये सब गैस अवस्था में पाया जाता है, गैसियस स्टेट में पाया जाता है। तो ये भी क्या असामान्य गुण है। HF जो है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, लेकिन आपका अदर हाइड्राइड जो है या हाइड्रोजन हैलाइड भी बोलते हैं, वो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सब गैसियस स्टेट में पाया जाता है। इसका कारण है क्योंकि HF के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और इधर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। दूसरी कारण है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का है। तो पोलराइजिंग पावर भी क्या हो, उसका ज़्यादा हो, इसलिए लिक्विड में पाया जाता है।
तो ये एनोमलस प्रॉपर्टी, दो एनोमलस प्रॉपर्टी यदि आपको लिखने बोले कि फ्लोरीन का जो है दो एनोमलस प्रॉपर्टी बताए तो आप आसानी से बता सकते हैं। पहला कि ये एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, बाकी हेलोजन क्या करता है, एक से ज़्यादा ऑक्सो एसिड बनाता है। दूसरा कि HF जो है लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 293 केल्विन होता है। 293 केल्विन मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ये उबलने लगता है। लेकिन बाकी सब गैस अवस्था में, गैसियस अवस्था में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, गैसियस में पाया जाता है। तो ये एनोमलस प्रॉपर्टी है। इसी क्वेश्चन के बारे में बोल रहे थे। अब देखिए इसी एनोमलस प्रॉपर्टी को कैसे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड, गिव 2 एग्जांपल्स टू शो द एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। गिव 2 एग्जांपल्स टू शो द एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। दो उदाहरणों द्वारा फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार को दर्शाइए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दो उदाहरणों के द्वारा फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार को दर्शाइए। मतलब 2 एनोमलस प्रॉपर्टी पूछ रहा है तो आप आसानी से बता सकते हैं। द 2 एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन आर एज फॉलोज। फ्लोरीन के दो असामान्य व्यवहार इस प्रकार हैं। पहला जो अभी बताए थे, फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली 1 ऑक्सो एसिड while other halogens forms a number of oxo acid। इसका मतलब होता है फ्लोरीन केवल एकमात्र ऑक्सो अम्ल बनाती है जो है HOF, जो कि आपका HOF है, जबकि अन्य हेलोजन अनेक ऑक्सो अम्ल बनाते हैं। अन्य जो हेलोजन है अनेक मतलब एक से ज़्यादा यहाँ पे ऑक्सो अम्ल बनाता है, जो कि आपको बता चुके हैं, इसके पहले ही बता चुके हैं, आपको पढ़ा चुके हैं कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान देंगे कि HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, यदि हम हाइड्राइड बनाएं, हेलोजन का हाइड्राइड बनाएं तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। इनमें से हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड में से सब एक ही खानदान का है, एक ही फैमिली का है। 17 ग्रुप फैमिली में आता है, 70 ग्रुप एलिमेंट है। और इसका हाइड्राइड देखिए आप, तो HF को छोड़कर बाकी गैस अवस्था में पाया जाता है। HF को छोड़कर बाकी किस में पाया जाता है, गैसियस स्टेट में। तो ये भी क्या है, एनोमलस प्रॉपर्टी है, असामान्य गुण। तो HF इज लिक्विड, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 293 केल्विन, याद रखेंगे। बेरेज का मतलब जबकि अदर हाइड्रोजन हैलाइड आर गैसेस। HF एक द्रव है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 293 केल्विन होता है, जबकि दूसरे हाइड्रोजन हैलाइड गैस हैं, तो ये सब क्या है, एक्सेप्शन क्वेश्चन है, क्योंकि सभी को लगेगा कि सेम फैमिली का है तो इसका प्रॉपर्टी भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक्सेप्शंस होते हैं और एक्सेप्शन से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। तो 2 बता सकते हैं ना, एक ही ऑक्सो एसिड बनाएगा, बाकी एक से ज़्यादा बनाएगा। दूसरी बात, HF जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, बाकी सब गैसियस स्टेट में पाया जाता है। तो ये एक ही फैमिली में रहते हुए, एक ही परिवार में रहते हुए ये अलग प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे एक है आपका NH3। तो आपका जो 15 ग्रुप एलिमेंट है, 15 ग्रुप एलिमेंट में आप याद करेंगे तो 15 ग्रुप एलिमेंट में आता है आपका, जैसे नाइट्रोजन आता है, फॉस्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, और Sb एंटीमनी आता है, और बिस्मथ आता है। क्या आता है, बिस्मथ, Bi83। तो कहने का मतलब 15 ग्रुप एलिमेंट के बारे में, अभी ये जो क्वेश्चन था 17 ग्रुप से था, P ब्लॉक के अंदर ही 17 ग्रुप से था, और ये आपका 15 ग्रुप एलिमेंट से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए आपका यदि हम 15 ग्रुप का हाइड्राइड यदि बनाए तो क्या बनेगा, NH3 बनेगा, PH3 बनेगा, AS3 बनेगा, SbH3 बनेगा और BiH3 बनेगा। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ता है, बेसिक नेचर बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए सेम ग्रुप का बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन उठाया है ऊपर वाला और नीचे वाला से। तो 15 ग्रुप एलिमेंट में याद करने का तरीका भी होता है, बहुत सारे तरीका है, ठीक है। तो 15 ग्रुप एलिमेंट के बारे में यदि हम बात करें तो 15 ग्रुप में जो याद करते हैं, आपको कैसे याद करते हैं, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, ऐसे करके याद करते हैं। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, ऐसे याद करते थे नीचे क्लास में। नाना, N फॉर नाइट्रोजन हो गया, नाना फॉर क्या हो गया, नाइट्रोजन, है ना। और P फॉर हो गया, पाटेकर फॉर हो गया, फॉस्फोरस, और AS ऐश्वर्या फॉर हो गया, AS आर्सेनिक, और SB का मतलब एंटीमनी होता है, सब। BI फॉर बिस्मथ होता है, बीमार, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए 15 ग्रुप एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मिथ आता है। इसमें इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है और वैलेंसी 3 होता है। तो मतलब इसमें यदि हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन बंधन बनाएगा, तो क्या क्या बनेगा? NH3 बनेगा, PH3 बनेगा और आपका ASH3 बनेगा, SbH3 बनेगा और लास्ट बनेगा 5वां नंबर BiH3 बनेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे सवाल उठाया है कि NH3 जो है ज़्यादा क्षारक होता है, ज़्यादा क्षारीय होता है, ज़्यादा बेसिक होता है, किसके तुलना में? आपका BiH3 के तुलना में। मतलब 15 ग्रुप एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच जो होता है, लुईस एसिड बेस में देखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है सबका सब बेसिक होता है। सबका सब क्या होता है? बेसिक होता है। इलेक्ट्रॉन रिच जो होता है सबका सब बेसिक होता है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। मतलब बंधन बनाने के बाद उसका इलेक्ट्रॉन बच जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। अच्छा देखते हैं जगह है। तो इलेक्ट्रॉन रिच तो 15 ग्रुप एलिमेंट में जो आता है आपको जैसे बताया, वो आता है आपका नाइट्रोजन आता है, फॉस्फोरस आता है और आता है आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, Sb और Bi आता है। इसको बिस्मिथ बोला जाता है, ठीक है। इसके साथ यदि हाइड्रोजन कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? NH3 बनाएगा, PH3 बनाएगा, ASH3 बनाएगा, SbH3 बनाएगा और BiH3 बनाएगा। तो क्वेश्चन किया है यहाँ पे BiH3 और NH3 के बीच। क्वेश्चन जो किया है BiH3 और NH3 के बीच किया है। हाँ दिख रहा है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे बोला गया है कि NH3 जो है ज़्यादा बेसिक होता है लेकिन BiH3 ज़्यादा। तो ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं, आपको पता होना चाहिए, ग्रुप में जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? साइज बढ़ता है, एटॉम का आकार बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है ना। जब कोई ग्रुप में पीरियोडिक टेबल जो पढ़े हैं याद रखिएगा, ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे मान लीजिए ग्रुप है, ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है, नीचे की ओर आगे आकार बढ़ेगा। तो देखिए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7 और बिस्मिथ का शायद 83 होता है, जो भी हो, लेकिन नाइट्रोजन के तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन की तुलना में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन की तुलना में क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। तो कहने का मतलब नाइट्रोजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है और बिस्मिथ का भी कितना होगा? 5। चूंकि 15 ग्रुप एलिमेंट में, 15 ग्रुप एलिमेंट में, यानी कि 15 ग्रुप एलिमेंट का जो भी होता है, 15 ग्रुप में जो भी आएगा उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? जब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो सबका 5 होगा। तो कहने का मतलब जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो मतलब साइज बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है, अब ऐसा इसलिए होता है, दोनों ही बेसिक है, लेकिन NH3 ज़्यादा बेसिक हो जाता है, BiH3 कम बेसिक होता है। इसका कारण पूछ रहा है, तो कारण में बताइएगा कि नाइट्रोजन का आकार सबसे बड़ा पहले जो है छोटा होता है। किसके तुलना में? बिस्मिथ के तुलना में। Bi के तुलना में नाइट्रोजन का आकार बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। इसलिए नाइट्रोजन का डेंसिटी, मतलब नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, नाइट्रोजन में किसका? इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। किसके तुलना में? आपका बिस्मिथ के तुलना में। बिस्मथ के तुलना में नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, मतलब घनत्व, जैसे एक छोटा जगह है, अब मान लीजिए एक कमरा है, उसमें 2 आदमी रह सकता है, ठीक है। एक कमरा है जिसमें 2 आदमी रह सकता है और एक कमरा है जिसमें 10 आदमी रह सकता है। अब जिसमें 10 आदमी रह सकता है उसमें भी 2 ही है, और जिसमें आपका 2 आदमी रह सकता है उसमें भी 2 ही है। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? छोटा जगह में डेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा ना। जगह यदि सेल संख्या कम है, छोटा जगह में यदि इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बड़ा चीज़, जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब आप बोल सकते हैं कि 2 गैस सिलेंडर लीजिए, ठीक है। एक है 5 लीटर का और एक है 10 लीटर, 15 लीटर का। ये समझिए बात को। 2 गैस सिलेंडर लेंगे, एक है 5 लीटर का और एक है 10 लीटर का, ठीक है। 15 लीटर का, एक कितना है? 15 लीटर का, और एक है 10 लीटर का। सॉरी, एक है बड़ा वाला सिलेंडर 15 लीटर का है मान लीजिए, और छोटा वाला 5 लीटर का है।
मान लीजिए छोटा छोटा वाला सिलेंडर में 5 लीटर गैस भरे, छोटा वाला सिलेंडर में कितना गैस भरे 5 लीटर, और 15 लीटर वाला जो है उसमें भी 5 ही लीटर भरेंगे, तो गैस का डेंसिटी किस में ज़्यादा होगा, छोटा वाला सिलेंडर में, क्योंकि दोनों में मात्रा क्या है बराबर है, लेकिन इसका आकार छोटा है तो इसमें डेंसिटी क्या होगा ज़्यादा होगा, उसमें डेंसिटी क्या होगा कम होगा। ठीक उसी प्रकार तो गैस किससे आसानी से निकलने की कोशिश करेगा, छोटा वाला जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, जिसमें डेंसिटी ज़्यादा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे समझिए Bi बिस्मथ का जो आकार बहुत बड़ा होता है किसके तुलना में, नाइट्रोजन के तुलना में, और नाइट्रोजन परमाणु का आकार क्या होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बराबर होता है। तो जिसका आकार छोटा होगा उसमें डेंसिटी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो नाइट्रोजन का डेंसिटी जो है बढ़ जाता है, नाइट्रोजन का डेंसिटी क्या होता है आपका बढ़ जाता है, लेकिन बिस्मिथ में याद रखिएगा नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाता है, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होता है, मतलब घनत्व ज़्यादा होता है किसके तुलना में, बिस्मिथ परमाणु के तुलना में, चूँकि उसका आकार बड़ा होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का टेंडेंसी, तो इलेक्ट्रॉन रिच ही ना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले को यहाँ पे बेसिक कहा गया। इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर सकता है उसको क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेसिक बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन को, चूँकि डेंसिटी ज़्यादा है घनत्व ज़्यादा है, तो घनत्व ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ जाता है किसमें, नाइट्रोजन में। लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग क्यों करेगा, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी कम है, तो इसलिए ज़्यादा क्षारक होता है, ज़्यादा क्षारीय होता है NH3, और लेकिन BiH3 क्या होता है कम क्षारीय होता है। याद रखिए BiH3 क्या होता है कम क्षारीय होता है, लेकिन NH3 क्या होता है ज़्यादा क्षारीय होता है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा क्षारक कौन होते हैं, NH3। अब रीजन पता चल गया ना क्यों है, जबकि ज़्यादा होना चाहिए BiH3 का होना चाहिए, क्योंकि आकार जब बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ डेंसिटी देखा जाए इलेक्ट्रॉन का तो ज़्यादा हो जाता है किसका, नाइट्रोजन का। तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा, तो जैसे बोले ना कि एक छोटा सिलेंडर है 5 लीटर का, उसमें 5 लीटर गैस डाले, और जो 15 लीटर का है उसमें भी 5 ही लीटर डाले, तो गैस प्रेशर किस में ज़्यादा रहेगा, छोटा वाला में रहेगा, निकलने की कोशिश की कौन करेगा, छोटा वाला गैस वाला सिलेंडर करेगा। तो कहने का मतलब इसी तरह से कॉन्सेप्ट होता है जो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है आपको कि भाई NH3 ज़्यादा क्षारीय होता है BiH3 के तुलना में, BI जबकि सेम ही ग्रुप का है। क्वेश्चन देखिए 15 ग्रुप से पूछा गया, किससे पूछा गया 15 ग्रुप से, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे। लेकिन नाइट्रोजन 15 ग्रुप में कौन आता है, पहला एलिमेंट नाइट्रोजन, दूसरा फॉस्फोरस, तीसरा आर्सेनिक, चौथा एंटीमनी, और 5 नंबर बिस्मथ है। क्वेश्चन बनाया NH3 से और BiH3 से, NH3 से BiH3 से। क्यों बनाया क्वेश्चन, क्योंकि 15 ग्रुप एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 वैलेंसी 3, और बिस्मथ का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और वैलेंसी 3, इसीलिए बनाया है और कोई बात नहीं है। और देखिए 15 ग्रुप एलिमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन धनी प्रजाति कहा जाता है। याद रखिएगा 15 ग्रुप एलिमेंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी, और ये बेसिक नेचर के होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की क्षमता रखेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता रखेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, और वो बेस बनाता है। यदि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, वो बेसिक नेचर का होगा, इसको लुईस बेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लुईस बेस। इतना यदि समझ गए तो देखिए यही क्वेश्चन जो अभी आपको बताया यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन व्हाई NH3 इज बेसिक व्हाइल BiH3 इज ओनली फीबली बेसिक। फीबली का मतलब दुर्बल होता है ना, इसको बिकली भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बिकली। बिकली का ही अंग्रेजी दूसरा वर्ड है फीबली, फीबली का मतलब दुर्बल होता है। तो एक्सप्लेन व्हाई NH3 इज बेसिक व्हाइल BiH3 इज ओनली फीबली बेसिक। समझाइए कि क्यों NH3 क्षारीय है जबकि BiH3 केवल दुर्बल क्षारक है। क्षारीय है लेकिन दुर्बल है, क्यों, क्या कारण है। तो क्या लिखा है, द एटॉमिक साइज ऑफ N फॉर नाइट्रोजन है, N फॉर क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन, परमाणु संख्या 7 होता है, और Bi फॉर बिस्मिथ है जो सबसे लास्ट में आता है आपका 15 ग्रुप एलिमेंट में। आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो देख सकते हैं, 15 ग्रुप एलिमेंट को देखिए, पीरियोडिक टेबल है तो द एटॉमिक साइज ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन बिस्मथ एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका मतलब होता है नाइट्रोजन का जो आकार होता है बिस्मथ से कम होता है, बिस्मथ से क्या होता है, कम होता है। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वन नाइट्रोजन एटॉम इज ग्रेटर देन दैट वन बिस्मथ एटॉम। इसलिए ऐसा इसलिए जिसके कारण क्या होता है कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मतलब घनत्व ज़्यादा होता है
बिस्मथ परमाणु के तुलना में। बिस्मथ परमाणु के तुलना में नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इट मीन्स इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ NH3 इज मोर देन BiH3। इसका मतलब है कि BiH3 के तुलना में, इसका मतलब है कि BiH3 की तुलना में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति, टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति। इसका मतलब है कि BiH3 की तुलना में NH3 का इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति अधिक होता है। देयरफॉर NH3 इज बेसिक व्हाइल BiH3 इज ओनली फेबली बेसिक। इसलिए NH3 क्षारीय होता है जबकि BiH3 दुर्बल क्षारक है, दुर्बल क्षारक है। वही बात हिंदी में लिखा हुआ है। नाइट्रोजन, N4 क्या है, नाइट्रोजन, N4 क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन परमाणु का आकार बिस्मथ परमाणु की तुलना में कम होता है। नाइट्रोजन के साथ होता है, इसका 83 होता है, तो इसका कम हो जाएगा, इसका बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके कारण Bi परमाणु की तुलना में नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है। तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा होगा, Bi का पर कम होगा, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे, परमाणु संख्या नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी N पर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ही है, इसके पास भी 5 ही है, लेकिन इसका आकार छोटा है, 1s2 2s2 2p3 होता है, यानी कि 2 ही सेल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या है, जिसके कारण Bi परमाणु की तुलना में नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। इसका अर्थ है कि BiH3 की तुलना में NH3 के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होता है। तो NH3 का इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा होने के कारण, टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने का ज़्यादा होने के कारण NH3 क्या है, ज़्यादा क्षारक है, और ये आपका BiH3 कम क्षारक है। अतः NH3 क्षारीय है जबकि BiH3 एक दुर्बल क्षारक है। तो आपको हर तरह से समझा दिया गया। अब ये क्वेश्चन पूछेगा, 2 ही बात याद रखना है कि सबसे पहले आकार देखना है, छोटा होता है नाइट्रोजन का, Bi का बड़ा होता है। दूसरा देखा जाएगा इलेक्ट्रॉन का घनत्व। तो इसका आकार छोटा होने के कारण, दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, वैलेंसी सेम होता है, तो इसका आकार छोटा होने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होता है, लेकिन उस पर क्या होता है, उस पर जो है आपका, उस पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, उस पर जो है इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम होगा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता ज़्यादा होगा, प्रवृत्ति ज़्यादा होगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है उसमें कम होगा। तो इस तरह की बात है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके जो P ब्लॉक के एलिमेंट का जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ चुका है और ऐसे ही क्वेश्चन रहता है। तो आप ध्यान देंगे, टेंशन नहीं है, आपको समझा दिया गया हर तरह से, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा है 17 ग्रुप से और ये पूछा है 15 ग्रुप एलिमेंट से। तो 15 ग्रुप एलिमेंट्स को याद रखिएगा, बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन धनी प्रजाति होता है। तो इस तरह से आपको समझा दिया गया। इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। आज इतना ही, और फिर कल मिलते हैं हम, ठीक है। और ठीक है, इसको क्या करें, आराम से लिख लें, नोट कर लीजिएगा, याद कीजिएगा, कमेंट करेंगे समझ में आया नहीं। कमेंट सब लोग नहीं करते, कमेंट क्या कीजिए, यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, आपके फ़ायदे की चीज़ है। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन बना के पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप। इसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आराम से सीखिए, आराम से सीखिए, कारण को समझने की कोशिश कीजिए, कौन सा मतलब किसका आंसर कैसे दिया जाए पूरा। इसलिए हम टॉपिक को छोड़ के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको क्या किए, कन्वर्ट कर दिए क्वेश्चन में, ताकि आपको पता चले क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। समझ में आ रहा है? नहीं तो हम टॉपिक लिखवा देते थे, लेकिन फिर लगा हमें नहीं, ये थोड़ा कंडीशन वाला चैप्टर है, इसको क्या करें, क्वेश्चन बना के पढ़ा दें, टॉपिक को क्वेश्चन बना के पढ़ा दें, तो आपको एक आइडिया आ गया कैसे होता। तो कहने का मतलब अभी इसमें जो अध्ययन किए थे हेलोजन वाला जो कहिए 17 ग्रुप एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पे किसका बारे में बात की, 15 ग्रुप एलिमेंट के बारे में बात की। इसी तरह से सब ग्रुप के बारे में बात हो रहा है। तो चलिए आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोग ध्यान से पढ़ते रहें, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।